अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी जुबैर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सैयद जुबैर अहमद। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉकचेन की। ये होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना ऑथेंटिक है, ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शर्त ये कि आपने शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को प्रॉपर देखना है, कोई भी प्रोसेस मिस मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझा सकूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हर जगह अंडर द टेबल बहुत सारा करप्शन होता है और इस करप्शन में क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर्ड होता होगा, पर हम इस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीज़न कि हमारे पास उस डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता और दूसरा रीज़न कि इस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आएं जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब सिर्फ एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो बल्कि सबके साथ वो शेयर्ड हो, और दूसरा उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को यार हम ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डेटाबेस ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन 1990s में आया जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में। 2009 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से। तो तभी से जो क्रिप्टो करेंसी का बूम है वो वर्ल्ड में आया था। अब अगर ब्लॉकचेन को आसान अल्फाजों में समझें तो जैसे एक दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा गया, किसके पास आया, किसके पास गया, तो इस रिकॉर्ड की सारी किताब को हम लेजर या बनी खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बनी खाता है और इसका हर एक रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक का चेन, मतलब उन रिकॉर्ड्स का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो उस ब्लॉक के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा स्टोर होता है। पहली चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर हो गई ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होता है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम अपना बायोमेट्रिक करवाएं और इसका हमें एक बायोमेट्रिक नंबर मिल जाए, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक में स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। और तीसरी चीज़ जो ब्लॉक में सेव हो रही होती है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। मतलब पुराने वाले ब्लॉक का जो हैश है वो अब अगले वाले ब्लॉक में भी सेव हो गया है, अब अगले वाले का उससे अगले वाले में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा उसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम एक तरह से ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक्स कर पाते हैं। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है और इसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। अब सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं ब्लॉकचेन में। तो अब अगर हम निकले ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी ब्लॉक्स का डेटा चेंज करने के लिए तो क्या होगा? पहली बात तो जैसे ही हम उसका डेटा चेंज करेंगे वैसे ही हैश चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब है कि इससे अगले वाले ब्लॉक में भी इररेलेवेंट इनवैलिड इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब गलत हैश आ गया, और उससे आगे वाले में भी गलत हैश आ गया। तो इस तरीके से जहां पर भी चेन के अंदर चेंज होगा उसके आगे वाला सारा डेटा इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इस पर तो हम कह सकते हैं कि हम जाकर सबका हैश चेंज कर देंगे। तो अगर इसका हैश चेंज करने निकले तो टाइम इतना लग जाएगा कि हम सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक हैं तो 200 साल लग रहे होंगे हमें सारे ब्लॉक का हैश चेंज करने में। तो ये टाइम वाली चीज इंप्लीमेंट होती है प्रूफ ऑफ वर्क नाम के एक कॉन्सेप्ट से। अब प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कम से कम इतना ही यानी 10 मिनट का टाइम लगा रहे हैं उस ब्लॉक चेंज में, वो चेंज लगाने में। और तीसरी जो एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो इसमें आ रही होती है वो ये होती है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब अगर आपकी एक कॉपी को चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्लॉक जो है जिसे चेंज करना चाहते हैं वो सबके पास शेयर करना पड़ेगा। अब सबसे एक वोट आएगा कि क्या जो आप ब्लॉक में चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर चेंज सही नहीं हुआ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट किया कि आप टैंपर कर रहे हैं हमारे डेटा के साथ, तो क्या होगा, आप जो चेंज कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की वोटिंग सिस्टम को हम कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर।
तो अगर आपको कोई भी नया डेटा ऐड करना है, नया ब्लॉक ऐड करना है, तो भी आप 10 मिनट लगाकर उसे क्रिएट करोगे, फिर सारे नेटवर्क में उसे शेयर करोगे। तो जब मेजॉरिटी ऑफ लोग बोलेंगे कि ये नया चेंज सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर रहा होगा। तो इस तरह से अगर आपको ब्लॉकचेन को हार्म करना है, तो पहले तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना होगा हैश को चेंज करने में, और दूसरा आपको मोर देन 50% ऑफ नेटवर्क को ओन करना पड़ेगा मेजॉरिटी वोट के लिए। तो यार ब्लॉकचेन आजकल बहुत सारी डोमेन में इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बूमिंग जो डोमेन है वो है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन की एग्जांपल लें, अब बिटकॉइन ने क्या किया है, बीच के बैंक जो मिडिल मैन होते थे उनको एलिमिनेट कर दिया है। पहले मुझे अगर पाकिस्तान से यूएस से जब पैसा भेजना होता था, पहले हम यहाँ रुपया भेजते थे, वो बैंक के पास जाता था, बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करता था और यूएस भेज देता था और अपनी कुछ फ़ी बीच में चार्ज कर लेता था। लेकिन अब मुझे अगर क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट भेजनी है तो मैं डायरेक्ट बिटकॉइन को भेज सकता हूँ। उसके अंदर जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बैंक। जैसे गोल्ड एसेट टू एसेट ट्रांसफ़र होता है, बिटकॉइन भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा करेंसी का। इसके अलावा जो यूज केसेस आते हैं वो होते हैं रियल एस्टेट की डोमेन में, या नोटरी का काम आजकल ब्लॉकचेन की हेल्प से हो रहा है। जो भी बाइंग सेलिंग के रिकॉर्ड हैं वो ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाते हैं और उससे हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की। तीसरा जो यूज केस है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में है, जहां पेशेंट के जो रिकॉर्ड हैं वो स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो डॉक्टर जो हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं और पेशेंट का जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। तो यार ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए। तो या तो हम शुरुआत से स्क्रैच से अपने लिए ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को यूज करके, या फिर ऐसी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं कोड की हेल्प से। तो अब ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं, बस वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके डिजिटल फॉर्म में आ गया है। आसान अल्फाज में बोलें तो एक कोड की तरह है जो डिफाइन करेगा कि लेन देन जो होना है डेटा को वो किस तरह से होना है। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप ये कोड डाल देंगे एंड जितना भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो इस एल्गोरिथम के थ्रू होता रहेगा। तो इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। और इसके लिए सॉलिडिटी नाम की एक लैंग्वेज होती है जिसे हमने सीखना होता है। अब सॉलिडिटी बहुत आसान लैंग्वेज है, अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो आपके लिए बहुत आसान है इसको सीखना। इसको सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इथेरियम पे और अपनी खुद की एप्लीकेशन के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के हवाले से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। जितनी मेरी नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।